नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल के मटेरियल यदि अच्छे हैं तो आप इसे शेयर भी करिए। हम लोग ज्योग्राफी को पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज इस 7वां पार्ट है। यह जो पार्ट है यह सौर परिवार से संबंधित है, जिसके लिए हमने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया था, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने दिया था आप लोगों को। उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी डिस्कस किए थे। शेष प्रश्न को हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह लिखा है हरा ग्रह, यानी मैच करना है। हरा ग्रह किसे कहते हैं, छल्लेदार किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, प्रातः संध्या का तारा किसे कहते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी पॉइंट बता दिए हैं कि जैसे सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लाल तारा किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयरन की अधिकता होती है। फिर अगर आप बात करें हरा तारा किसे कहते हैं, तो हरा हमने कहा था कि जो अरुण है वहाँ पर मेथेन की अधिकता के कारण हरा तारा हो जाता है। वर्ण भी आपका ग्रीनिश कलर में ही है। लेकिन जो छल्लेदार है, छल्लेदार का मतलब होता है कि जो गैसियस स्टेज में अभी हैं उन्हीं में छल्लों की संकल्पना हो सकती है। जो ठोस स्टेज में आ चुके हैं उनमें छल्लों की संकल्पना नहीं होती है। तो ऐसे में छल्लेदार जो ग्रहों किसके लिए हो सकते हैं, शनि के लिए। तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा। हरा अरुण के लिए हो जाएगा, छल्लेदार शनि के लिए हो जाएगा, लाल मंगल के लिए हो जाएगा, प्रातः संध्या शुक्र के लिए हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा, यानी 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मंगल यानी मार्स तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। कौन सी बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। और यहीं से उल्कापात पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं या इसी को अवांतर कहते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा वाह्य ग्रह है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्लेनेट होते हैं, एक इनर प्लेनेट होता है, एक आउटर प्लेनेट होता है। और उसी को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल होते हैं, प्लेनेट होते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम आप लोगों के सामने दिखा दे रहे हैं कि इनको किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि सन है, क्या है, सन है। सन से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई न कोई ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो मंगल यहाँ तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा, मंगल। इसके बाद यहीं पर है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट। कौन सा बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। तो शुरू के जो 4 आपके प्लेनेट हैं इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह। और इन्हीं को अन्य नाम से भी बनाते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी पृथ्वी के जैसे ग्रह। फिर इन्हीं को एक नाम और देते हैं इन्फीरियर प्लेनेट यानी छोटे ग्रह। कैसे ग्रह हैं, छोटे हैं, इन्फीरियर इन्हीं को कह देते हैं। इन्हीं को टेरेस्ट्रियल भी कह देते हैं, इन्हीं को इनर भी कह देते हैं। लेकिन जो मंगल के बाद वाले हैं यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले, जिसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण, ये आकार में बड़े हैं। आकार में कैसे हैं, बड़े हैं और दूर हैं। तो बड़े होने के कारण इनको हम लोग कहते हैं जोवियन प्लेनेट। क्या कह देते हैं, जोवियन प्लेनेट। और इन्हीं को कह देते हैं ग्रेट प्लेनेट। क्या कह देते हैं, ग्रेट प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट, या आउटर भी कह देते हैं, क्योंकि ये आउट में है, मतलब थोड़ा दूर है। कैसे हैं, दूर हैं। और इधर के कैसे हैं, पास हैं। इसी में एक पथ आता जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है कि वह खगोलीय पिंड जो अपने तारे से उस निश्चित दूरी पर स्थित हो कि जहां पर जीवन की संकल्पना हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। और इस गोल्डीलॉक्स जोन में पृथ्वी ही आती है। शुक्र भी गोल्डीलॉक्स के अंदर आ जाता है, यानी वहां का टेम्परेचर हाई होता है, और मंगल भी गोल्डीलॉक्स के बाहर चला जाता है। तो यानी अगर आप यहां देखें तो अगर मान लेते हैं एक गोल्डीलॉक्स जोन चल रहा है तो यहां पर शुक्र हो जाता है, यहां पर कौन हो जाता है, मंगल हो जाता है। और इसी गोल्डीलॉक्स जोन में कौन है, पृथ्वी है।
तो किसी भी तारे का यदि कोई भी प्लेनेट गोल्डीलॉक्स जोन में आता है तो वहाँ पर जीवन की संभावना होती है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी दूरी पृथ्वी के समान हो, जहाँ पर जीवन की संकल्पना की जा सकती है, उसे हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ऐसे में शुक्र भी गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर है और मंगल भी गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर है, इसलिए वहाँ पर जीवन की संकल्पना करना मुश्किल है। फिर इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न अगर आप ध्यान दें तो वहां पर लिखा है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बे पाए जाते हैं। तो लाल धब्बा जो है यह बृहस्पति पे पाया जाता है, कारण कि वहां पर चलने वाली प्रतिचक्रवाती तूफानी हवाएं होती हैं, जिसके कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल धब्बों जैसा दिखाई पड़ता है। फिर अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा तारा शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को। और कारण क्या था, उसका द्रव्यमान और उसका आकार। लेकिन मंगल को जुड़वा तारा नहीं कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी का जुड़वा तारा ठीक है, शुक्र को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भूमंडलीय स्थितिकीय प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग होती है। देखो, सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक हम कह सकते हैं जियो स्टेशनरी वाले होते हैं, और एक जो होते हैं वह पोलर होते हैं। यानी एक सन सिंक्रोनस होता है, एक जियो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक पृथ्वी के परितः स्थिर होते हैं और एक सन के परितः स्थिर होता है। तो जो पृथ्वी के परितः स्थिर होता है उसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीय स्थितिकीय, और इसकी हाइट होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। और ये सब जो उपग्रह होते हैं ये संचार संबंधित होते हैं। डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे स्पेस साइंस तब, लेकिन अभी तो ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी के परितः विषुवत रेखा के ऊपर परिक्रमा करते हैं उनकी हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, और यह पृथ्वी के सदृश समान होते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष समान होते हैं। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वह सूर्य के सापेक्ष समान होते हैं, और वो सब जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं IRSS, यानी वो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं। कैसे होते हैं, दूर संवेदी। जबकि पृथ्वी के परितः जो हैं वो किस लिए आते हैं, संचार संबंधी हैं। तो दोनों में अंतर है। तो आप लोग थोड़ा स्पेस साइंस से संबंधित यदि किसी प्रकार का करंट अपडेट आता है तो उसको आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 36,200 किलोमीटर, क्योंकि यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर कक्षा का, जिसकी हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर पर होती है। अगला है दूर संवेदन, यानी जिसको कहते हैं IRSS, दूर संवेदी उपग्रह। इसी को कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और यह पोलर के परितः चलते हैं, और इसी को हम लोग सन सिंक्रोनस कहते हैं, यानी सूर्य के सापेक्ष स्थिर होते हैं। सूर्य के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो यहां पर जो हम लोग रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी जिसके माध्यम से वह हमें किसी प्रकार का सूचना देता है, वहां पर जो रेडिएशन यूज की जाती है उसका नाम होता है इंफ्रारेड रे। कौन सी रे होती है, इंफ्रारेड रे। तो याद रख लीजिएगा, जो IRSS सैटेलाइट होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, उसमें हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक्सरे का। तो यह तीसरा पॉइंट गलत है। बाकी सब कैसे हैं, स्थिर हैं। बाकी सब कैसे हैं, ठीक है। अगला है जेनस, टाइटन, हाइपोनियस आदि किस प्रकार के उपग्रह हैं। आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। तो किस ग्रह के हैं, ये सब शनि के हैं। किसके हैं, ये सब शनि के उपग्रह हैं। तो ठीक है, इस पे बहुत से करंट अपडेट आते रहते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस पर कोई न कोई स्पेस मिशन गया होगा, और उस स्पेस मिशन ने कोई न कोई सफलता हासिल की होगी, इसलिए ये सब उपग्रह पूछे जाते हैं। अन्यथा ऐसे कोई उपग्रह पूछा नहीं जाता। हाल फिलहाल में पिछले साल या 6 महीने के दौरान जो भी उपग्रह चर्चा में रहे हैं, या जिस पर कोई न कोई स्पेस सेटल गए हैं, स्पेस सैटेलाइट भेजे गए हैं, वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अन्य सभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगें
सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, तो वहां पर है इंफ्रारेड। कौन है? इंफ्रारेड। उसी को कहते हैं तापीय अवरक्त तरंगे। क्या कहते हैं? तापीय अवरक्त तरंगे, या इसी को कहते हैं इंफ्रारेड रे, यानी विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भू अस्थायी दूर संवेदी उपग्रह नहीं है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले कौन से नहीं हैं? तो यहां पर बात करिएगा, यहां पर नोवा। ये नोवा जो है, देखिए ये सब करंट के पार्ट हैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी स्पेस साइंस में। इनसैट जो होते हैं यह दूर संवेदी या संचार संवेदी उपग्रह होते हैं। कैसे होते हैं? संचार संबंधी उपग्रह होते हैं। तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है? तो उनमें कौन होगा? नोवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैली, गेल और विल्सन क्या है? यह धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु है। और धूमकेतु का मतलब होता है यह एक बर्फ आच्छादित खगोलीय पिंड होता है। जब सन की रे इस पर पड़ती है तो उसमें से बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ की जो छाया होती है वह काफ़ी दूर तक नजर आती है, यानी सन के कैसे हो जाती? विपरीत हो जाती। सन अगर इधर से प्रकाश दे रहा है तो यह बर्फ पिघल करके इसकी विपरीत नजर आता है, एक पूंछ बन जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धूमकेतु। यहां पर है, निम्न में से कौन एक ध्रुवीय, यहां पर क्या होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर पहले तो ये संशोधित कर लीजिए, इसको क्या होना चाहिए था? ध्रुवीय होना चाहिए था। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ध्रुवीय परिक्रमित नहीं है, तो ध्रुव के परितः इनसैट नहीं चलते हैं। इनसैट जो होते हैं संचार उपग्रह होते हैं। कैसे होते हैं? संचार उपग्रह होते हैं जो इक्वेटर के परितः चलते हैं। किसके परितः चलते हैं? इक्वेटर के। उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि ध्रुव के परितः चलते हैं उनको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट या IRSS कहते हैं। तो इनसैट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनसैट जो होता है यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर चलता है, संचार उपग्रह है, ना कि दूर संवेदी उपग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन की बात कर रहा है, यानी इनका अपने एक्सिस पर जो सबसे कम टाइम लगता है। तो एक्सिस पे तो सबसे कम टाइम वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का है, फिर किसका है? शनि का है। लेकिन पूछे गए प्रश्न के अनुसार जवाब देना है। तो प्रश्न में क्या क्या विकल्प दिया गया है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। वैसे शुक्र का भी पीरियड 242 दिन है, बुध का पीरियड काफी लंबा है, लगभग 58 है। तो यहां पर मंगल का भी 24 घंटे कुछ मिनट है, लेकिन पृथ्वी का 24 घंटे ही है। तो सबसे छोटा दिन किसका है? पृथ्वी का है। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहां वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो जो ग्रह सबसे दूर होगा सूर्य से उसका ऑर्बिटल पीरियड काफी ज्यादा होगा, और वहां पर कौन है? तो प्लूटो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लूटो। वैसे प्लूटो तो कोई ग्रह है नहीं, ग्रह के दर्जे से 2006 से ही बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह प्रश्न चूंकि पुराना है इसलिए इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। जबकि आज के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? इस पूछे गए विकल्प में तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति का ऑर्बिट काफी लंबा है। और नहीं तो वैसे किसका है? वैसे तो वरुण का है। वरुण का सबसे ज्यादा पीरियड लगता है कंप्लीट करने में, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार चूंकि पुराना है इसलिए कौन सा हो जाएगा? प्लूटो। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। सफेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफेद ड्वार्फ उसे कहते हैं कि जब तारा अपने अंतिम स्टेज में जाता है तो विस्फोट कर जाता है, और विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो इसका बाहरी आवरण है वह कह सकते हैं कि बिखर जाता है, और वहां से किसी दूसरे खगोलीय पिंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जो उसका कोर बचता है, जहां पर हीलियम की अधिकता होती है, वह फिर से चमकने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं श्वेत ड्वार्फ। क्या कहते हैं? श्वेत ड्वार्फ या सफेद बामन। उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर हीलियम के नाभिक होते हैं। तो यह कह रहा है श्वेत ड्वार्फ बहुत छोटे होते हैं, बात सही है। सफेद ड्वार्फ का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ये भी सही है। बहुत ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी, क्योंकि हीलियम वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फिर है उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है, ये भी बात सही। बहुत ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है। और इसी में जब हम कहते हैं ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की डेंसिटी तो इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, और वहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है
कि वहाँ से प्रकाश की तरंग भी लौट के वापस नहीं आ पाती है। तो हम लोग यूनिवर्स में सीखेंगे। यहाँ पर चौथा पॉइंट दिया है, ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है, बात सत्य है। यहाँ पे 4 के चारों कोट क्या है, सही है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे पहले संक्षेप में, फिर उस पर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।